हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने लेक्चर नंबर 1 में पूरा आपका रेलवे का हिस्ट्री और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस करी थी। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जितना कल हो गया है उसके आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे रेलवे का बजट, DFCCIL, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और कल एक और वीडियो आएगा लास्ट, वो थ्योरी का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा। और अगर कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो फिर मैं 20 या 21 मई को वो करा दूंगा। अदरवाइज कल हमारा थ्योरी का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम आपको 2 दिन सिर्फ MCQs कराएंगे। तो चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे बजट की हिस्ट्री समझेंगे, इसके बारे में कैसे शुरुआत हुई, और इसके साथ साथ रेलवे बजट 2021 ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रेन्स इन इंडिया, ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपको आई बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करके पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। वहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने बहुत कुछ कवर किया है और हो सकता है आपको 7-8 क्वेश्चन उस वीडियो से मिल जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा फैक्ट्स रिलेटेड टू GK। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, रेलवे ब्रिज कौन सा है, और इसके अलावा लॉन्गेस्ट ट्रेन या लार्जेस्ट ट्रेन जो भी रनिंग ट्रेन कौन सी है, ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं प्रीवियस ईयर का जो वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे DFCCIL का कुछ पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ हम कल डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो कल हम आपको वीडियो देंगे 19 मई को, उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे लोकोमोटिव, और इसके साथ साथ इंडियन रेलवे का पूरा डेटा या बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये पूरा हम कल डिस्कस कर लेंगे और पूरा आपका रेलवे का थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 20 और 21 से आपका MCQs स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो आपको आज का लेक्चर है, इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कल भी जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसका भी PDF वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट लिखी गई है ऊपर prashantchaturvedi.com। यहाँ पर सारे के सारे जो भी लेक्चर मैं डेट वाइज आपको इसीलिए एक सिस्टमेटिक तरीके से दे रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। सारा डेट वाइज 17 में आप उसके सामने देखिएगा, वहाँ पर PDF का लिंक होगा, क्लिक करिए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आज 18 में है, 18 में का भी मिल जाएगा। डेट वाइज आपको सारे PDF मिलेंगे। इसके अलावा एक वेबसाइट पर रेलवे करंट अफेयर्स या रेलवे न्यूज़ करके एक वेबसाइट पर पेज बनाया गया है, जिसमें आपको पिछले 2 महीने से जो भी इंपॉर्टेंट रेलवे का न्यूज़ है अप्रैल और मई का, ये अभी तक अपलोड किया गया और ये हम डेली अपडेट करते हैं। तो अगर आपको लगता है ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है और ऑफ कोर्स है, तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट रेलवे की न्यूज़ रोज़ की रोज़ अपडेट की जाती है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ओनीरो एडुटेक, यहाँ पर सारा अपडेट आपको मिलता है। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। चलिए रेलवे बजट की हम बात करते हैं। क्या है रेलवे बजट ऑफ इंडिया? was the annual financial statement of the state-owned Indian Railways, which handles rail transport in India. It was presented every year by the Minister of Railways, representing the Ministry of Railways in the Parliament. देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत ऐसे हुई, अभी तक 1924 के पहले तक रेलवे बजट कभी अनाउंस नहीं किया गया था। तो ये हिस्ट्री बनी। क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1920 में उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम रखा एक्वर्थ कमेटी। और ये कब बनी? 1921 में। एक्वर्थ कमेटी के जो हेड थे, चीफ थे, वो थे विलियम एक्वर्थ। इन्हीं के नाम पर रखी गई थी एक्वर्थ कमेटी। इस कमेटी ने क्या बोला, इसने एक रिपोर्ट दी। उसने बोला कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जो रेलवे का जो हमारे फाइनेंसेस हैं, या रेलवे के जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं, या रेलवे का जो कुछ भी पार्ट है, उसको हम एक तरह से रीऑर्गेनाइज करेंगे और उसको हम जो हमारा बजट होता है, या जो जनरल हमारे फाइनेंशियल्स होते हैं, उससे हम रेलवे का पार्ट एकदम अलग करेंगे। तो ये उन्होंने रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने के बाद फाइनली उन्होंने 1924 में पहला रेलवे बजट अनाउंस किया। 1924 में पहला रेलवे बजट अनाउंस किया और उसको अनाउंस करने के बाद हर साल रेलवे बजट अनाउंस किया जाता रहा। यूनियन बजट आता है, आपको सबको पता है, 1 मार्च को। उससे पहले 3, 4, 5 दिन पहले आपका हमेशा रेलवे बजट अनाउंस किया जाता है। और कब तक अनाउंस किया गया है? ये किया गया है 2016 तक। इसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने 21 सितंबर 2016 को ये अप्रूवल दे दिया कि अब रेलवे का बजट और जो यूनियन बजट है इनको कंबाइन कर दिया जाएगा। और उसके बाद फाइनली 2017 से अब रेलवे का बजट एक साथ आता है। रेलवे बजट और इसके साथ साथ यूनियन बजट, इन दोनों के साथ कंबाइन बजट आता है।
2016 तक रेलवे का बजट अलग आता था, यूनियन बजट अलग आता था, लेकिन 2017 से अब रेलवे का और यूनियन बजट एक साथ आने लगा। और 2017 में जब ये कंबाइन बजट आया था तब उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब ने ही अनाउंस किया था, मतलब प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो 1924 से लेके 2016 तक, यानी कि 92 ईयर्स, 92 साल तक आपका रेलवे का अलग बजट चला है। 2017 से कंबाइन हो गया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जॉन मथाई वॉज द फर्स्ट रेल मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आर के शनमुगम चेट्टी, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेजेंटेड द फर्स्ट रेलवे बजट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 26 नवंबर 1947। तो अगर आपसे पूछा जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला रेलवे बजट कब अनाउंस किया गया है, तो कब किया गया है? 26 नवंबर 1947। किसने किया है? आर शनमुगम चेट्टी, और ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसके बाद आप देखिए, पहला जो लाइव टेलीकास्ट हुआ रेलवे बजट का, वो कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला रेलवे बजट लाइव टेलीकास्ट कब हुआ है? 24 मार्च 1994 को, 1994 को। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, जो कि रेलवे मिनिस्टर रहे थे 2004 से लेकर 2009 तक, इन्होंने रेलवे बजट लगातार 6 बार प्रेजेंट किया है, अभी तक सबसे ज़्यादा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, लगातार 6 बार, कंटिन्यूअस 6 बार इन्होंने, लालू प्रसाद यादव ने रेलवे बजट प्रेजेंट किया था। इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इन द ईयर 1999 ममता बनर्जी, ये चीफ मिनिस्टर आप सभी को पता है, 3rd टाइम अभी बनी है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, बिकेम द फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर कौन है। तो आप ऐसा मत करिएगा कि आप कुछ और ऑप्शन टिक कर दें। करेक्ट आंसर है ममता बनर्जी, पहली फीमेल रेलवे मिनिस्टर हैं। इसके अलावा देखिए, इन 2000 शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल टू प्रेजेंट द रेलवे बजट एंड इज द ओनली वुमेन टू डू सो फॉर 2 डिफरेंट गवर्निंग कोलिजन्स, एनडीए एंड यूपीए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये ममता बनर्जी थी 1999 में जब गवर्नमेंट आई थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, उस टाइम पर एनडीए की गवर्नमेंट थी, उसमें ये मिनिस्टर बनी रेलवे मिनिस्टर। और उसके बाद मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट आई है तो उसमें भी ये बनी है रेलवे मिनिस्टर यूपीए की गवर्नमेंट में। तो मतलब कि एनडीए गवर्नमेंट में भी ये रेलवे मिनिस्टर रह चुकी हैं और यूपीए गवर्नमेंट में भी पहली ऐसी वुमेन है जो कि 2 गवर्नमेंट के लिए, अलग अलग गवर्नमेंट के लिए ये रेलवे बजट प्रेजेंट कर चुकी हैं और रेलवे मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछा जा सके, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ लिया भी जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि रेलवे मिनिस्टर रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली ऐसी वुमेन थी जो कि 2 गवर्नमेंट की तरफ से जिन्होंने रेलवे बजट अनाउंस किया था। इसके बाद मोदी गवर्नमेंट जब आई है 2014 में, तो उसमें जो रेलवे मिनिस्टर बने थे DV सदानंद गौड़ा, इन्होंने अनाउंस किया था रेलवे बजट 2014 में, और उसी में बुलेट ट्रेन और 9 हाई स्पीड रेल रूट अनाउंस किए गए थे। पहली बुलेट ट्रेन 2014 में ही अनाउंस कर दी गई थी। इसके अलावा जो लास्ट रेलवे बजट अनाउंस किया गया है 25 फरवरी 2016 को, किसने किया है? सुरेश प्रभु ने। ठीक है, और उसके बाद 2017 में अरुण जेटली, और अभी आपको पता है 2021 का जो रेलवे बजट आया है, किसने किया है? ये किया है आपका फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेलवे बजट 2021 की, जो निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने अनाउंस करी हैं। सबसे पहली चीज़ इन्होंने अनाउंस करी है कि रेलवे को ये हम देंगे 1,10,055 करोड़ रुपए। ठीक है, जिसमें कि 1,07,100 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें आपका जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका सैलरी वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, इनमें सब में आ जाता है। कैपिटल मतलब कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी डेवलपमेंट के लिए जो काम होता है वो आ जाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिया है 1,07,100 करोड़, और पूरा ओवरऑल जो टोटल दिया है वो दिया है 1,10,055 करोड़। अब ये जो फिगर है, ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आपको याद रखना है, 1,10,055 करोड़ ये टोटल अमाउंट है, जिसमें कि 1,07,100 करोड़ इन्होंने दिया है
कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या बोला है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। अब ये क्या है, DFCCIL जो बना रहा है वो यही बना रहा है, ईस्टर्न और वेस्टर्न DFC। ये पहले क्या था, पहले इनको कंप्लीट होना था दिसंबर 2021 तक, लेकिन अभी सब डिले होता जा रहा है और ये जून 2022 इसका कंप्लीशन डेट रखा गया है, जून 2022। अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए सोनेनगर गोमो सेक्शन ऑफ 263 किलोमीटर ऑन EDFC विल बी टेकन अप इन PPP मोड। PPP मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये भी बोला गया है कि ये जो सेक्शन है ये हमारा 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा गोमो दनकुनी सेक्शन ऑफ 274 किलोमीटर विल ऑल्सो भी टेकन अप, ये भी इसी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये सेक्शन मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। अभी पहले आप ये देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बजट में है, फिर मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझाता हूँ। रेलवेज वुड टेक अप द फ्यूचर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। अभी देखिए 2 प्रेजेंटली इंडिया में चल रहे हैं जो DFCCIL चला रहा है। कौन कौन से हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। सिर्फ और सिर्फ यही 2 हैं जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। फ्यूचर में जो रेलवे बजट में आया है वो उन्होंने 3 और बोल दिए हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आएंगे। कौन कौन से आएंगे, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। याद रखने आपको इम्पॉर्टेंट है, रेलवे बजट में अनाउंस किए गए हैं कि अब आगे फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट आएंगे वो DFC। ये कॉरिडोर क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से फ्यूचर में आएंगे। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब सिर्फ आपको ये नाम नहीं पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक है ये भी देख लीजिए। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भुसावल से खड़गपुर, खड़गपुर से दनकुनी। ज़रूर याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इटारसी से विजयवाड़ा, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बता दिया है टोटल कितना अमाउंट दिया गया और कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया। कौन कौन से आगे जो आने वाले हैं DFC कब कब कंप्लीट होंगे, कब कब आएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये सब रेलवे बजट है, रेलवे बजट का हाईलाइट्स है। इसके अलावा ये भी बोला गया कि 100% ब्रॉडगेज रूट इलेक्ट्रिफिकेशन वुड बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक जितने भी ब्रॉडगेज हैं, अभी ब्रॉडगेज क्या है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जितने भी हैं इनका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2023 तक, 100% कंप्लीट हो जाएगा। रेलवेज वुड इंट्रोड्यूस द एस्थेटिकली डिजाइंड विस्टा डोम लिंक हॉफमैन बस कोचेज ऑन टूरिस्ट रूट्स। आपको पता होगा अभी रेलवे में आपने देखे होंगे विस्टा डोम कोचेज आ रहे हैं। विस्टा डोम कोचेज क्या होता है कि जो आपके कोच बनते हैं ऊपर उन्होंने एक ऐसे विंडो टाइप का दिया हुआ है और ये ग्लास का होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ओपन होता है, मतलब आप बाहर देख सकते हैं, मतलब कि एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए पैसेंजर्स के लिए आपको अच्छा व्यू मिलेगा। ये सब इन सब चीज़ों के लिए इसको उन्होंने नाम दिया है विस्टा डोम कोचेस। तो ये और भी आगे आएंगे और नए नए इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इसके अलावा 2 नई टेक्नोलॉजी का भी अनाउंस किया गया है, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो ये क्या है, ये मेट्रो सर्विसेज ही प्रोवाइड कराएंगे लेकिन चीपर कॉस्ट पे, ठीक है। ये है रेलवे बजट 2021। अब बात करते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन, ठीक है। आ जाइए, देखिए ये आपके सामने फिगर है। अभी मैं जिसकी बात कर रहा था आपको सेक्शन बता रहा था। देखिए अभी प्रेजेंटली इंडिया में जो चल रहे हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं। इंडिया में जो चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 चल रहे हैं। वेस्टर्न कॉरिडोर कौन सा है, ये वाला जो आपका पार्ट है ये है वेस्टर्न कॉरिडोर, वेस्ट डायरेक्शन इधर ही तो होता है। इसके अलावा जो रेड वाला है ये है आपका ईस्टर्न कॉरिडोर कितना, अब इसका लेंथ देख लीजिए कितना है, इंपॉर्टेंट है 1839 किलोमीटर। ईस्टर्न कॉरिडोर कौन सा है, ईस्टर्न कॉरिडोर है आपका ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इन्होंने बताया कि कौन सा कितना सेक्शन कितना लंबा है और कब कब हम सेक्शन वाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अभी आपको मालूम होगा अभी रिसेंटली 29 दिसंबर 2022 को मोदी साहब ने ईस्टर्न कॉरिडोर का एक सेक्शन है खुर्जा से कानपुर, इसी में आता है, कानपुर के पास में एक जगह है भाऊपुर, इसका इनॉग्रेशन किया है और ये इसका जो लेंथ है वो है शायद 351 किलोमीटर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इनॉग्रेशन करते जाते हैं एक एक सेक्शन ये कंप्लीट करते जाते हैं और इसको टारगेट किया गया है। इन्होंने बोला है कि ये दोनों के दोनों जो हमारे
कॉरिडोर हैं, ये जून 2022 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो देखिए ईस्टर्न कॉरिडोर 1839 किलोमीटर अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया। पहले बोला गया लुधियाना से खुर्जा, फिर खुर्जा से कानपुर, कानपुर से मुगलसराय, ऐसे करके धीरे धीरे ये करके कंप्लीट करेंगे। लुधियाना से खुर्जा है 404 किलोमीटर, खुर्जा से कानपुर है 343 किलोमीटर, कानपुर से मुगलसराय है 393, मुगलसराय से सोननगर है 118, सोननगर से दनकुनी ये है आपका 538 किलोमीटर, फिर दादरी से खुर्जा है ये है आपका 42 किलोमीटर। इसके अलावा आ जाइए इधर वेस्टर्न कॉरिडोर, टोटल इसकी लेंथ है 1499 किलोमीटर। टोटल अगर हम दोनों कॉरिडोर की बात करें तो 3338 किलोमीटर होती है लेंथ दोनों कॉरिडोर की मिला के। 1499 और 1839 को आप ऐड करेंगे तो आएगा 3348 किलोमीटर, सॉरी 338 नॉट 48, 38 किलोमीटर। वडोदरा से रेवाड़ी 930 किलोमीटर, वडोदरा से JNPT। JNPT क्या है? JNPT है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये कहाँ पर है आपका? मुंबई में, महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में है और इसकी जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो है 428 किलोमीटर। फिर रेवाड़ी से दादरी 141। और ये देखिए आपके INCL मतलब कि इंक्लूसिव या इंक्लूडेड TKD। TKD क्या है? TKD हम बोलते हैं पोर्ट ऑफ तुगलकाबाद। ये है आपका न्यू दिल्ली में, पोर्ट ऑफ तुगलकाबाद न्यू दिल्ली में। और इसको ऐसा बोला जाता है कि इंडिया का बिगेस्ट ड्राई पोर्ट है, इंडियाज़ बिगेस्ट ड्राई पोर्ट TKD। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। फ्रेट मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था, फ्रेट ट्रेन्स होती हैं जो कि सामान लेके जाती हैं। अब फ्रेट अलग अलग कुछ भी हो सकता है, कोयला लेके जा सकते हैं, अनाज लेके जा सकते हैं, या फिर आपका पेट्रोल लेके जा सकते हैं, या फिर आपका मिनरल ऑयल्स होते हैं, ये सब लेके जा सकते हैं, सीमेंट होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं मतलब कि खाद, ये सब लेके जा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं फ्रेट ट्रेन। जो सामान लेके जाती हैं, गुड्स ट्रेन या फ्रेट ट्रेन, उन्हें बोलते हैं। तो ये अलग से इन्होंने फ्रेट कॉरिडोर क्यों बनाए? इन्होंने इसलिए बनाए, आप देखिए, आप अगर ट्रेन से आप ट्रेवल करते हैं, अगर वो मान लीजिए एक पैसेंजर ट्रेन है और आप मालगाड़ी कहीं आती है, तो क्या होता है, अक्सर मालगाड़ी को रोक दिया जाता है और पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस किया जाता है। मतलब कि उनको उतनी एक तरह से क्या बोलते हैं कि प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, रेलवे का खर्चा भी बढ़ता है, क्योंकि जो सामान आपका 2 घंटे में पहुंचना चाहिए वो पहुंचता है 5 घंटे में। तो ऑब्वियस है जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतने ही ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे। तो खर्चों को कम करने के लिए उन्होंने बोला कि हमने डिसाइड किया हम एक अलग ही फ्रेट कॉरिडोर बनाते हैं जिसमें सिर्फ ये सामान ले जाने वाली ट्रेन चलेंगी। और 120 किलोमीटर पर आवर इन्होंने उसकी मैक्सिमम स्पीड रखी। अभी आप देखेंगे मालगाड़ी अभी इतनी तेज़ नहीं चलती है, जो आपके फ्रेट ट्रेन है इतनी तेज़ नहीं चलती। तो उन्होंने बोला कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम बिछाएंगे अलग पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा, सिर्फ और सिर्फ सामान को ले जाने और आने और ले जाने के लिए। उसके लिए फाइनली ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पढ़ लीजिए आप यहाँ पर, मैं आपको समझा देता हूँ। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, इट इज़ अबाउट हैविंग अ सेपरेट ट्रैक नेटवर्क फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट्स अक्रॉस द कंट्री। तो किस लिए बनाया जा रहा है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी सामान का ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए। इसका मतलब यहाँ पर लिखा गया है, दिस विल रिजल्ट इन एफिशिएंट, टाइमली एंड सेफ डिलीवरी ऑफ फ्रेट्स। फ्रेट्स मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, गुड्स, या हिंदी में बोल दीजिए आप सामान, ठीक है। DFCCIL अभी प्रेजेंटली देखिए, द 3338 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाज फर्स्ट कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन 2006 अंडर द UPA गवर्नमेंट। कब शुरुआत हुई? बोला गया 2006 में। मतलब कि ऐसा प्रपोजल रखा गया कि आगे हम बनाते हैं। 2007 में कैबिनेट का अप्रूवल मिला कि भैया काम चालू करो। इसके अलावा 2008 में इसको लोन अप्रूव हुआ। कहाँ से लोन अप्रूव हुआ? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से लोन अप्रूवल हुआ। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 2008 में चालू नहीं किया और फाइनली चालू किया 2010 में। और बोला गया कि डेट बढ़ती गई, पहले 2020 हुआ, फिर दिसंबर 2021 हो गया, और अभी इसका जो कंप्लीशन डेट हो गया है वो हो गया है जून 2022। Currently, the Western DFC connecting Haryana and Maharashtra and the Eastern DFC connecting Punjab and West Bengal are under construction. कौन कौन से हैं Western DFC और Eastern DFC? ये अभी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। यही दो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो जून 2022 में ख़त्म होंगे। इसके बाद देख लीजिए, द कंबाइंड लेंथ ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न DFCs इज अप्रॉक्सीमेटली 3338 किलोमीटर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 1499 प्लस 1839 ऐड कर दीजिए, यही आएगा। नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ एंड साउथ साउथ DFCs आर बीइंग प्लान्ड। अभी प्लानिंग चल रही है कि अभी ये और कॉरिडोर बनाने हैं, लेकिन बजट में कौन कौन से अनाउंस हुए हैं इनको ज़रूर आप याद रखिएगा। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर,
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये है आपके सामने देख लीजिए, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो अभी जो बजट में अनाउंस किया गया इसका मतलब पहले यही कॉरिडोर आपके बनाए जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। करंटली फ्रेट ट्रेन्स डू नॉट गेट प्रायोरिटी ओवर पैसेंजर ट्रेन। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है, फ्रेट ट्रेन्स जो होती हैं उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती, प्रेफरेंस नहीं मिलती। मतलब कि क्या है, आप ट्रेन से जाते हैं, आप देखते होंगे मालगाड़ी निकल रही है, उसको रोक दिया जाता है, नहीं रुको पहले पैसेंजर ट्रेन जाएगी। तो इसकी वजह से उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए इन्होंने बोला कि अलग से हम नेटवर्क बनाएंगे और वही बनाया जा रहा है, वही फाइनली DFCCIL कर रहा है। तो DFCCIL का काम सिर्फ और सिर्फ यही है, वो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनना है सिर्फ फ्रेट ट्रेन्स के लिए वो बना रहा है DFCCIL। अब देखिए, ई-कॉमर्स कंपनीज लाइक Amazon एंड Flipkart विल बी एबल टू ट्रांसफर फ्रेट थ्रू रेलवेज वंस द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी जितनी बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स की कंपनीज हैं ये अपना सारा सामान उसी के थ्रू डिलीवर करवाएंगी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर, आपको पता है जैसे कि अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब कोरोना आया था तो रेलवे ने ही सप्लाई करी थी, लेकिन वो सब क्या होता था, वो सब उनके लिए अलग से ट्रैक नहीं बने, बहुत ज़्यादा तेज चल नहीं सकते हैं, कोई पैसेंजर ट्रेन निकल रही है तो उसको रोक दिया जाता है, तो उसके लिए अलग से कॉरिडोर बन गया। अब जितना आपको ऑटोमोबाइल आपको डिलीवर, जो भी है गाड़ियाँ जितनी भी आपको डिलीवर करानी है, आप फटाफट जल्द से जल्द करवा सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है ओनली वेस्टर्न एंड ईस्टर्न आर अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ। ऑन 29 दिसंबर 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 351 किलोमीटर भाऊपुर खुर्जा सेक्शन। ये वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर डिस्कस किया था। ये है खुर्जा से कानपुर, यहीं पर पास में पड़ता है भाऊपुर, ये सेक्शन है, इसका इन्होंने अभी 29 दिसंबर 2020 को उद्घाटन किया। ठीक है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न DFCs आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय जून 2020। तो यहाँ तक बात हो गई पूरी क्लियर, पिक्चर क्लियर। रेलवे बजट क्या हिस्ट्री है समझ में आ गया, रेलवे बजट 2021 समझ में आ गया आपको, DFCCIL करता क्या है, और ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं क्यों बन रहे हैं, कौन कौन से कॉरिडोर बन रहे हैं और कौन कौन से फ्यूचर में आने, ये भी आपको समझ में आ गया। आगे आ जाते हैं, अब बात करते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेन्स हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगा कि शायद इसको डिस्कस करना चाहिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इनके साथ कौन कौन सी ट्रेन चलती हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कौन कौन सी कंट्री हैं जिनके साथ ट्रेन चलती नहीं है। चाइना, कोई ट्रेन नहीं है। म्यांमार, कोई ट्रेन नहीं है। श्रीलंका, कोई ट्रेन नहीं है। ठीक है, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, कोई ट्रेन नहीं है। लेकिन म्यांमार वाले में ऐसा बोला जा रहा है एक रेलवे लाइन है, वो आपका बिल्ट होगा फ्रॉम जिरीबाम इन मणिपुर से इम्फाल तक। ठीक है, रेलवे लाइन इज टू बी बिल्ट फ्रॉम जिरीबाम, मणिपुर में है जिरीबाम, टू तामू। इम्फाल से होकर जाएगी ये रेलवे लाइन, और ये तामू कहाँ, ये है म्यांमार में। अभी आगे फ्यूचर में प्लानिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 कंट्रीज है जिनके बीच में कोई भी रेलवे का कनेक्शन नहीं है, कोई ट्रेन नहीं जाती है। कहाँ कहाँ जाती है, बांग्लादेश, 2 रेल लिंक्स टू बांग्लादेश, मैत्री एक्सप्रेस और इसके साथ साथ बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, पाकिस्तान में कौन कौन सी चलती हैं, 2 चलती हैं, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ के बीच में है, आपके सामने लिखा हुआ है, समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से लाहौर, थार एक्सप्रेस जोधपुर से कराची। लेकिन जब से कश्मीर वाला वो जो आर्टिकल 34A ये सब हटाया गया है, उसके बाद से सब कुछ कैंसिल हो चुकी हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन कौन सी ट्रेन चलती हैं या चलती थी, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, अब भूटान के बीच में अभी हाल फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन अभी बन रही है। 18 किलोमीटर रेलवे लिंक विद भूटान इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हाशीमारा इन वेस्ट बंगाल टू तोरीबारी इन भूटान। ये बन रही है, तो अभी यहाँ पर भी कोई रेल लिंक नहीं है, लेकिन ये अभी बन रही है। नेपाल में देख लीजिए, 2 नेपाल में हैं, पैसेंजर सर्विसेज ट्रेन है, नेपाल के लिए 2 ट्रेन है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, कौन सी सेमी स्पीड ट्रेन है, कौन सी सेमी स्पीड हाई ट्रेन है, कौन सी फर्स्ट सेमी स्पीड हाई ट्रेन है, कौन सी फर्स्ट सेमी हाई स्पीड आपका एयर कंडीशन फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है। ये सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप ये पढ़ लीजिएगा। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, वंदे भारत एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है। ये ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ,
तो आपको अगर लगता है नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने इन ट्रेन्स के बारे में डिस्कस किया। मैं सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये भी आपको इंक्लूड कर दिया है। राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो एक्सप्रेस पहली ट्रेन थी जो नॉन स्टॉप चलाई गई थी। हमसफ़र एक्सप्रेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन सी है? इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ ये 3 है, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको कि हम बोलते हैं ट्रेन 18। ये पूरा मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड। लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? वो है शेषनाग। दिस सुपर लॉन्ग ट्रेन नेम्ड शेषनाग इज द लॉन्गेस्ट एवर ट्रेन टू रन इन इंडिया बिटवीन नागपुर एंड कोरबा। नागपुर और कोरबा के बीच में चलती है, इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन है। 2.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन, 2.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स मतलब इंजन, 4 इलेक्ट्रिक इंजन से खींची जाती है। 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, नागपुर से कोरबा के बीच में चलती है। ट्रेन का नाम है शेषनाग। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन इंडिया, अब आ जाइए। वो लॉन्गेस्ट मतलब कि कैसी लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट मतलब कि एक तरह से उसकी लेंथ में सबसे जो लंबी है वो कौन सी है? वो है शेषनाग। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इंडिया, मतलब कि लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कौन सी ट्रेन, ठीक है। उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। पहले नंबर पे आ जाता है विवेक एक्सप्रेस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4282 किलोमीटर 80 घंटे 15 मिनट में। पहले नंबर पे है विवेक एक्सप्रेस, और ये शायद 2018 के क्वेश्चन एग्जामिनेशन जो आपका हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन कौन सी है। तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि विवेक एक्सप्रेस, बस नाम पता हो गया। पढ़ो तो फिर पूरा डीप में पढ़ो, एटलीस्ट अच्छी खासी नॉलेज लो, अदरवाइज मत पढ़ो। विवेक एक्सप्रेस लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन इंडिया 4282 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 80 घंटे 15 मिनट में, कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ तक, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है अरुणाई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 3932 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 76 घंटे 35 मिनट में, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से सिलचर। तीसरे नंबर पे आती है हमारी तिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 3927 किलोमीटर की दूरी तय करती है 74 घंटे 5 मिनट में। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से सिलचर तक। चौथे नंबर पे आती है हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है 3782 किलोमीटर 3782 किलोमीटर्स इन 71 आवर्स 56 मिनट, 71 घंटे 56 मिनट में, कन्याकुमारी से लेके माता वैष्णो देवी कटरा तक। पाँचवें नंबर पे आती है नवयुग एक्सप्रेस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है 3674 किलोमीटर 68 घंटे में, बेंगलुरु सेंट्रल से माता वैष्णो देवी कटरा। तो ये है इंडिया की 5 लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन, और लेंथ वाइज देखा जाए तो वो है शेषनाग, ठीक है। लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, ये ऑलरेडी पूछा गया था 2018 में। जब पूछा गया था उस टाइम पर जो आपका गोरखपुर स्टेशन था ये था, इसकी लेंथ थी 1.366 किलोमीटर। सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर था, लेकिन अभी नया बन चुका है, वो बन चुका है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। पहले इसका नाम था हुबली या फिर इसे हुबली भी बोलते हैं, कर्नाटका में है। हुबली रेलवे स्टेशन इसका पहले नाम था, बाद में नाम बदल के हो गया सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर लिखा है इट विल लाइकली बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सून, ये गलत लिखा हुआ है। ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो चुका है जनवरी 2021 में, और इसकी जो लेंथ है वो है 1.505 किलोमीटर्स। तो अभी आपसे पूछ लिया जाए, इस बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इंडिया में मतलब वर्ल्ड में लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन या फिर हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और उसकी लेंथ है 1.505 किलोमीटर, ठीक है। आगे आ जाते हैं कौन कौन से ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर सबसे ज़्यादा रेलवे के प्लेटफॉर्म्स हैं। पहले नंबर पर आता है हावड़ा जंक्शन, ये आपको शायद 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये कहाँ पर है? ये है आपका कैलकाटा में, कैलकाटा या कोलकाता, 23 प्लेटफॉर्म। दूसरे नंबर पर सियालदा, ये भी आपका कोलकाता में है, ठीक है, 20 प्लेटफॉर्म। तीसरे नंबर पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स मुंबई,
18 प्लेटफॉर्म, चेन्नई सेंट्रल 17 प्लेटफॉर्म, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 16 प्लेटफॉर्म, और इसके बाद शायद आता है आपका कानपुर रेलवे स्टेशन 14 प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, आगे आ जाइए। ये सब आपको लर्न करना है, ऐसा नहीं है कि बस आपने देखा कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हो गया, बाद में फिर एग्जाम होता है तब फिर ठीक है ही होता है। तो इसलिए आपको कोई भी फिगर छोड़ना नहीं है, एक एक चीज़ आपको लर्न करनी है। मैं इसीलिए कोशिश मैंने यही कर रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो, सारे के सारे नोट्स एटलीस्ट आपको प्रोवाइड करा दूँ पीडीएफ। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है मत देखो, कोई वो इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो एटलीस्ट आप पीडीएफ से तो पढ़ सको। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ। नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, नोट्स मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 1930 में ये अकेडमी बनाई गई है देहरादून में। इसके बाद 1952 में 1952 में ये शिफ्ट हो गई कहाँ पर, ये शिफ्ट हो गई भैया वडोदरा। ये लिखा है पूरा एड्रेस, जगह का नाम प्रताप विलास पैलेस, लाल बाग, वडोदरा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के एग्ज़ाम में, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज कहाँ पर है। तो आपको पता चल गया 1930 में बनी थी सबसे पहले, कहाँ पर, देहरादून में। उसके बाद मतलब 1930 में इस्टेब्लिश हुई, पहले जब आई तो देहरादून में आई, उसके बाद 1952 में शिफ्ट हो गई वडोदरा। तो अभी कहाँ पर है, अभी है वडोदरा में। ठीक है, अब ये देख लीजिए, संजय पाल सिंह चौहान इज पोस्टेड एज डायरेक्टर जनरल एट नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज वडोदरा सिंस 14 जनवरी 2020। संजय पाल सिंह इसके डायरेक्टर जनरल हैं, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज के SPS चौहान, संजय पाल सिंह चौहान क्या हैं, DG, डायरेक्टर जनरल। जितने भी रेलवे से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके हेड और ये इनके चीफ या फिर इनके हेडक्वार्टर्स, ये सब आपको ज़रूर पता होने चाहिए, छोड़िएगा कुछ भी मत। आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं रेलवे के कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं, आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। IRICEN, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सिकंदराबाद, IRISET, IRIMEE, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमलपुर, IRIEEN, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक, IRITM, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट लखनऊ, जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी लखनऊ, सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग एकेडमी फॉर रेलवे अकाउंट्स सिकंदराबाद। ठीक है, याद रखने आपको नाम, सिकंदराबाद में 2 हैं, एक तो ये है और इसके अलावा IRISET है, इसके अलावा लखनऊ में IRITM है और जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी है। तो ये पूरा आपको याद रखना है कौन कौन से रेलवे के इंस्टीट्यूट्स हैं और कहाँ पर हैं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हैं। आगे आ जाते हैं, नेशनल रेल म्यूज़ियम, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। नेशनल रेल म्यूज़ियम भैया कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1 फरवरी 1977, और कहाँ पर है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में, चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में। और इसका पहले नाम था, वो नाम था इसका रेल ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम, लेकिन 1995 में 1995 में इसका नाम बदल के रख दिया गया नेशनल रेल म्यूज़ियम। The museum was inaugurated as the Rail Transport Museum in 1977 by कमलापति त्रिपाठी। ये उस टाइम पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर थे, कमलापति त्रिपाठी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर। 1977 में इन्होंने इनाग्रेशन किया था और इसके बाद 1995 में इसका नाम हो गया नेशनल रेल म्यूज़ियम। ठीक है, बस इतना ही जानना आपको, ज़्यादा इसका डीप में नहीं पढ़ना है। और कहाँ पर है, चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में। इसके बाद रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर है, रेल व्हील फैक्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंडियन रेलवेज प्रोड्यूसिंग व्हील्स, एक्सेल्स एंड व्हील सेट्स ऑफ रेल रोड वैगन्स, कोचेज, लोकोमोटिव्स फॉर द यूज ऑफ इंडियन रेलवेज एंड ओवरसीज कस्टमर्स, इज सिचुएटेड एट येलाहांका, बेंगलोर इन कर्नाटका। और ये मैं आपको पिछले 2 वीडियोज़ में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, द यूनिट वॉज स्टार्टेड बाई CK जैफर शेरियफ, देन रेलवे मिनिस्टर। उस टाइम पर रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने इस यूनिट का इनाग्रेशन किया था, चालू किया था। क्या नाम था, CK जैफर शेरियफ। इट वॉज कमीशन इन 1984, 1984 में बनी है रेल व्हील फैक्ट्री। तो आई होप इन 2 वीडियो में आपको अच्छा खासा आपका सेक्शन कवर हो गया है।
अगर कुछ बचता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये बचा हुआ है, तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा कि उसको भी कवर करूं। लेकिन आपके मान के चलिए इन 2 वीडियोस में आपको इतना कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, डिटेल में पढ़ा दिया है, और मैं नोट्स भी आपको दे रहा हूँ। आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे आपको, कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। इतना ज़्यादा मैंने आपको इन दोनों वीडियोज़ में कवर कर दिया है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। रेलवे करंट अफेयर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे पूरा का पूरा इंडियन रेलवे का स्टैटिस्टिक्स, डेटा और कुछ लोकोमोटिव्स के बारे में। कुछ अगर आपको लगता है कुछ और पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी कोशिश यही है, कल हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और परसों से हमारा एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।